ओके गाइस, आज नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं। हम नंबर सिस्टम के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में शायद या तो हमारा ध्यान नहीं गया है या उस पर क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसलिए हम उस तरफ ध्यान दे नहीं पाते हैं। बट हाँ, अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सभी टॉपिक्स कंसीडर करके चलने होंगे और ये मान के चलना होगा कि अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपका स्कोर नहीं होता है तो यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। सो विल डिस्कस सम थिंग्स विच आई थिंक कि शायद ही किसी ने पहले उसके बारे में पढ़ा हो या उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी हो। सो इन द नंबर सिस्टम, फर्स्ट वन विल डिस्कस परफेक्ट नंबर्स। हमने नंबर्स पहले ही पढ़ रखे हैं, नेचुरल, रियल, रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बट ये नंबर शायद हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो हम इस नंबर के बारे में देखते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है और ये नंबर क्यों बाकी नंबर से थोड़ा अलग है। कहते हैं परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर कोई संख्या n और इसके सभी जो भाजक हैं, भाजक मीन्स इसके जो भी फैक्टर्स हैं, वो अगर हमें दिए हुए हैं तो उन फैक्टर्स का जो सम होगा वो उस नंबर के इक्वल होगा, तो वो परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग द केस ऑफ 6 हेयर। इफ वी कंसीडर एंड इफ वी टेक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 एक्सक्लूडिंग 6, यदि हम 6 के सभी फैक्टर्स को, गुणनखंडों को लेते हैं, लेकिन उसमें हम 6 को शामिल नहीं करेंगे, हम उस नंबर को एक्सक्लूड करके चलेंगे, तो हम देखते हैं कि 6 के फैक्टर हैं 1, 2 और 3। यदि हम इन तीनों फैक्टरों का, इन तीनों गुणनखंडों का जोड़ करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो सम आता है वो नंबर खुद आता है, यानी कि वो 6 के बराबर होता है। ऐसे ही 28 का अगर हम देखते हैं तो 28 का भी जो सम आता है इसके जो फैक्टर्स का, वो 28 के बराबर है। यानी कि 6 और 28 हम कह सकते हैं ये दोनों ही संख्याएं पूर्णकालिक संख्याएं या परफेक्ट नंबर्स हैं। अब हमने ये परफेक्ट नंबर पढ़ा क्यों है? क्योंकि हमें इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़नी थी। परफेक्ट नंबर्स की खास बात होती है, यदि हम इस परफेक्ट नंबर के अगर हम रेसिप्रोकल्स यानी कि उनके विलोमों का अगर हम योग करें तो हम हमेशा 2 पाएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है 28 का। अगर मैं 28 के सभी फैक्टर्स देखूं तो हम देखते हैं कि 1, 2, 4, 7, 14 और 28। यदि मैं इन सब का विलोम लेके और मैं उसका सम करता हूं तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, दैट विल ऑलवेज गिव यू 2। तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है समेशन का, जोड़ का, जहाँ पे आपको लगे कि आपके जो रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट 2 को टिक करके वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ पे हमारा टाइम बचेगा। सेकंड हम देखते हैं साइक्लिक नंबर्स। साइक्लिक नंबर्स का कोई क्वेश्चन कभी इतना अक्सर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल आ सकता है कि साइक्लिक नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक नंबर होते क्या हैं। तो साइक्लिक नंबर के बारे में देख लेते हैं। एक ऐसी संख्या जिसे 1 से लेके n तक की किसी भी संख्या से गुणा करें तो हमेशा जो गुणा करने पे जो अंक आएंगे वो वही संख्या, वही अंक होंगे और उनका जो क्रम होगा वो भी वही होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 14, 28, 57। ये एक साइक्लिक नंबर है। कैसे देखते हैं? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यू विल गेट 285714। आप ये देखिए 14, 28, 57 जब मैंने लिखा था तो देखिए 14 पहले है, फिर 28 है, फिर 57 है। अब जब मैंने इनको 2 से गुणा कराया तो 28, 57, 14 हुआ है। क्या इनका क्रम बदला? नहीं। देखिए 14, 28, 57 ही उसी सीक्वेंस में चलता आएगा। अगला अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन यू विल फाइंड, देखिए जो अंकों का जो क्रम है वो नहीं बदलेगा। जिस क्रम में पहले लगे हुए थे, 1 पहले था, 4 बाद में था, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। इनकी पोजीशन बेशक चेंज हो जाती है लेकिन इनका जो एक सीक्वेंस है वो वही चलता है। 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2। अब ये देखिए ये आपको एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा और ये सिर्फ मैंने आपको 3 तक करके दिखाया है। अगर आपको और थोड़ा सा जानना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, उससे शायद आपको और थोड़ा आइडिया लगेगा कि वास्तव में क्रम नहीं बदलता है अंकों का। तो इन्हें कहते हैं साइक्लिक नंबर। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। इस पर आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन कभी बनेगा। देन वी हैव अनदर नंबर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ा है हमने मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं।
एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो। जैसे मैंने लिखा है z, z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। दिस i इज बेसिकली आयोटा। a here is real part and b here is imaginary part। इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम कभी भी नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है। दैट इज द डिफरेंस। यानी कि अगर एक ही संख्या में आपको दोनों पार्ट मिलते हैं, रियल भी और इमेजिनरी भी, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जिन पे सीधा सीधा आपका एक क्वेश्चन बन जाता है थियोरेटिकल बेस्ड, और आप वहाँ पे टाइम बचा लेते हो, और वो क्वेश्चन करने से आप दूसरों से आगे भी निकल जाते हो। यही वो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस या तो सबसे हो जाएगा या किसी से नहीं होगा या बहुत कम कर पाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर किसी को पता है, नॉलेज है, तो ही वो कर पाता है। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चा अगर अटैम्प्ट कर लेता है इन क्वेश्चंस को और उसको पता है इनके बारे में, तो वो बाकियों से थोड़ा आगे निकल जाता है। जैसे मैंने पहले लिखा है ओनली इवन बट प्राइम नंबर, यानी कि इकलौती ऐसी संख्या जो सम तो है लेकिन वो अभाज्य भी है, तो वो 2 है। एग्जाम में कभी ऐसा है तो बस देखना है और आप टिक मार के आगे भागिए, ठीक है। क्योंकि 2 देखिए इवन तो है ही है, ठीक है, लेकिन ये प्राइम भी है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स जो है 1 और 2 बस यही हैं। नेक्स्ट है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट टाइप क्वेश्चन में। बहुत बेसिक है। 1 को हम ना तो कहते हैं कि ये प्राइम है, ना ही कहते हैं कंपोजिट है, ना तो ये अभाज्य है, ना ही ये भाज्य है। देन वी हैव 0 के बारे में पहले ही पता है, लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि 0 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने। सो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये 0 पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। सो वहाँ पे ऑप्शन में पाए था, तो कई लोगों को नहीं पता है कि पाए जो है वो इर्रेशनल नंबर है। किसी को अगर ये जानना हो कि क्यों है तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करें या मेरे को पर्सनल मैसेज कर दे। देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल और इर्रेशनल नंबर, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में थियोरेटिकल बेसिस पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि रियल प्लस रैशनल और रैशनल इनटू रैशनल, व्हाट वुड बी द आउटकम, रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि 2 अगर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ें या 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करें, तो याद रखिए रिजल्ट हमेशा एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर होती है। अगेन नेक्स्ट इज कहता है अगर हम दोनों के दोनों इर्रेशनल ले लें, तो अपरिमेय ले लें, तो आपका जो रिजल्ट है वो या तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। थर्ड कह रहा है कि अगर एक इर्रेशनल और रैशनल ले ले तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल आएगा। ये याद रख ले, क्योंकि ये थियोरेटिकल टाइप में पूछा जाता है। हो सकता है आपको कोई नंबर ही दे दे वो वहाँ पे, तो आपको बस ये जज करना है कि रैशनल और इर्रेशनल, उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल 0.9 बार, 0.235 बार, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। तो उनका एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया है 0.xy बार। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें से उस संख्या को घटा दें जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, उस संख्या को घटा दें जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 0.xy बार है, यानी कि सिर्फ y के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, xy में से x को घटा दोगे क्योंकि x के ऊपर बार नहीं है, और अपॉन में आप करोगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। तो देखिए सिर्फ y के ऊपर बार है यानी एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम 1 9 लगाएंगे, और x के ऊपर बार नहीं है यानी एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे। इसका मैंने एक और एग्जांपल नीचे लिया है 0.xyz, और y और z के ऊपर मैंने बार दिखाया है। तो अगेन हम वही करेंगे, पूरे में से सिर्फ उस संख्या को घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है यानी 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके आगे उतनी 0 लगा देंगे। यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे हम टाइम बचाते हैं। टाइम की गेम है। देखो आज के टाइम पे कंपटीशन इतना पीक पे जा चुका है जहाँ पे आई थिंक कि मैथ सबको आता है, बट रेस वही जीतता है जो तेज़ दौड़ के आगे निकल जाए, और तेज़ वही दौड़ पाएगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी। तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और ये जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो अगर आपको थोड़ा सा पता है तो आप बेसिक क्वेश्चन में दूसरों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में सबको ही बराबर टाइम लगता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है
कि वो जल्दी करके निकल जाए, वो देर से करके निकले, वहाँ पे आपको सबको बराबर टाइम लगेगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे आप कितना टाइम बचाते हो वो बहुत मैटर करता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को यदि 8 से, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इफ एन ऑड नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। सो मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, मैंने 25 लिया, 49 लिया, छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो 25 को आप देखो कभी 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 1, 49 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 1। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ ओड नंबर्स के लिए है, विषम संख्याओं के लिए है। कभी भी किसी विषम संख्या के वर्ग को 8 से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग को 3n या 3n+1 या 4n या 4n+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब कोई भी एक प्राकृतिक संख्या उठाइए, प्राकृतिक संख्या आपने पहले भी पढ़ी हुई है, नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 25 लिया है, तो आप जो 25 का वर्ग करते हो तो वो 5 का स्क्वायर होता है। अब 5 के स्क्वायर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखिए 4 × n+1 यानी कि 4 × 6+1 यानी 4n+1 की फॉर्म में, या फिर 3n+1 3 × 8+1 यानी कि इसको 3n+1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी कि बेसिकली यही फॉर्म है, 3n 3n+1 4n और 4n+1, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होती है। तो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स के ऊपर। कोई मैंने एक संख्या ले ली n, जो कि अपने आप में एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर। मैंने एक n नंबर ले लिया, मैंने इसको डिनोट किया a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r से, जहाँ पे मैंने दिखाया कि a, b और c ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। दोस्तों याद रखो, कभी भी हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो वो सारी संख्याएं अभाज्य ही आती हैं, प्राइम ही आती हैं, क्योंकि नाम में ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे हम 16 को करते हैं तो 2 × 8 = 16, फिर 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 देखो 2 आ रहे हैं, और 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसलिए a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, a b c कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये फैक्टर हैं इस n के, और ये इनकी पावर्स हैं p, q, r, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, ये कभी माइनस में नहीं जाएंगी। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है कि संख्या n के फैक्टर्स बताओ, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हमेशा याद रखिए जो पावर्स हैं उनमें 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 2, इनके मुझे बताने हैं कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। पहले मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स NF = 3 + 1 2 + 1 2 + 1 दैट इज 36। बट फिर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा समझ में ना आए कि कैसे इसके गुणनखंड 36 होंगे, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1800। अब आप 1800 के अगर फैक्टर्स करने बैठो तो मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18 20, ऐसे करते करते अगर आप करते जाओगे तो आपको टोटल मिला के इसके 36 फैक्टर्स मिलेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है 2 अंक की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटकर बनी जो संख्या है उनके बीच में हम संबंध कैसे स्थापित करते हैं। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है कि जैसे अगर कोई नंबर लेता हूँ मैं, 75 मैंने लिया, उसके अंकों को अगर मैं पलट देता हूँ तो दैट इज 57, 57। अब मैं इनके बीच का डिफरेंस देख रहा हूँ, दैट इज 18। अब वो एग्जाम में पूछता है कि अंकों के बीच का अंतर बताओ। तो आप देखिए सिंपल है, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको 9 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। तो आपको अंकों के बीच का अंतर मिल जाएगा। देखिए डिफरेंस = 18। अब डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स पूछा है तो उसको 9 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 2। और आपको दिख भी रहा है 7 और 5 के बीच में 2 ही का डिफरेंस है। अगेन मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 आंसर आ रहा है और आपको दिख ही रहा है कि 3 और 9 के बीच में 6 का ही डिफरेंस है। इसके बाद हो सकता है वो आपसे पूछने लग जाए कि सम ऑफ डिजिट्स बताएं। देखिए सम ऑफ डिजिट्स में हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन। जैसे डिफरेंस ऑफ डिजिट्स का तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आता है, लेकिन सम ऑफ डिजिट्स में हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगेन मैंने 39 93 का एग्जांपल लिया, यू विल गेट सम = 130। अब सम ऑफ डिजिट्स अगर आपको निकालना है तो वहाँ पे तो हमने 9 से डिवाइड किया था अगर हम डिफरेंस ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, बट सम ऑफ डिजिट्स अगर आप निकालते हैं तो यू विल गेट 130, जिसका अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्सीमेशन में
11.8 के अराउंड आपका आंसर आता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 12। सो द आंसर इज 12। और अब आप सम करके देखें 3 और 9 का, यू विल गेट 12। अगेन नीचे भी यही एक एग्जाम्पल, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने अंकों का सम किया, फिर उसको 11 से डिवाइड किया, यू विल गेट 12.1 अराउंड, जो कि बेसिकली 12 के बराबर है। और आपने देखा होगा अंकों का जोड़ भी 12 ही आ रहा है, 7 और 5 का। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा अगली बार। अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल कुछ बता सकूं, जो हो सकता है जिस पे आप प्रैक्टिस करें, और इन्हीं के ऊपर मैं फिर अगली बार आपके लिए सवाल लेके आऊँगा नंबर सिस्टम पे, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम करेंगे अगली क्लास में। और यूनिट प्लेस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसे समझिए, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी पे एक एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट फीड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।